हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। हमने कल एक नया कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच और उसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। ओके, सो ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथफाइंडर्स एकेडमी। 2018 was the glorious year for our academy. At that year there were the 120 selections of our academy in the CAPF. This is the photo of our mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is an ex-assistant commandant of the CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA in psychology by qualification and pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law. He is a author of 3 best-selling books for CAPF Assistant Commandant Preparation for McGraw-Hill Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF Assistant Commandant in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as Assistant Commandant. He is previously worked as medical officer on a class 1 rank with Government of State of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government College, Kolhapur, Maharashtra. This is about me. My name is Utkarsh Tamboli. I have 2-year plus teaching experience in both the forms, that is online and offline. I am preparing for UPSC Civil Services with the history as an optional subject. Then कल के लेक्चर में हमने देखा था हाउ द एंशंट ह्यूमन विच इवॉल्व फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज, दैट इज ओल्ड स्टोन एज। और लास्ट में हमने जो लेक्चर एंड किया था वो किया था एट द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर। तो आज हम चालू करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वैदिक कल्चर। ओके, तो कोई भी चीज़ हो स्पेशली इन द हिस्ट्री तो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है, वो आपको कंपलसरी समझना ज़रूरी है। ये आपको पेपर 2 में भी काम आ सकता है। ओके, तो कोई भी सोसाइटी या फिर कोई भी चीज़ अगर इवॉल्व होती है तो सबसे पहले उसका इवोल्यूशन जो होता है, वो इवोल्यूशन का जो बेस होता है वो मेनली ज्योग्राफी होती है। याद रखना हमेशा ये बात, जो भी किसी भी तरीके से अगर कोई भी चीज़ किसी भी एरिया में वर्ल्ड के अगर इवॉल्व होती है तो उसका बेस हमेशा से ज्योग्राफी होता है। फॉर अगर एग्जांपल लेना है हमें तो 2 अलग अलग चीज़ों को हम एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहला हिली एरिया, जो भी हिली एरिया होता है वहाँ पे हमेशा ज्योग्राफी जो होती है रफ होती है, और जो प्लेन वाला एरिया होता है लाइक नॉर्थ इंडियन प्लेन और गैंगेटिक प्लेन, वहाँ पे जो ज्योग्राफी है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टीप और प्लेन जहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले आता है उसमें ज्योग्राफी। ओके, देन जो ज्योग्राफी है उसी पे बेस होता है द इवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखो, सबसे पहले ज्योग्राफी, उसके बाद उसी के बेस पे इवोल्यूशन होता है इकोनॉमी का। अगर ज्योग्राफी में अगर हिली एरिया की है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगी और वो हमेशा प्रिमिटिव स्टेज में होगी। पर अगर ज्योग्राफी प्लेन एरिया की है जैसे कि गैंगेटिक प्लेन, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए ज़्यादा स्कोप है, तो वहाँ की इकोनॉमी हमेशा फ्लोरिशिंग रहेगी। ओके, तो वो इकोनॉमी जो है वो बाद में रिजल्ट या फिर कंसिक्वेंटली जो इवोल्यूशन को वे देती है वो इवॉल्व होता है इन द सोसाइटी एंड द कल्चर। अभी अगर आप हिली एरिया देखोगे तो वहाँ की सोसाइटी थोड़ी सी एक कॉन्ग्लोमरेशन नाम का एक कंसेप्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो टाइप की होती है। पर अगर सोसाइटी प्लेन्स में देखोगे तो वो थोड़ी सी फ्लरिशिंग होती है, वहाँ का कल्चर जो है प्लेन्स का वो कल्चर थोड़ा सा बड़ा होता है या फिर एलोबरेटेड होता है। अब जैसे सोसाइटी होती है उसी पे बेस होता है पॉलिटी। अगर सोसाइटी कम लेवल पे या फिर कॉन्ग्लोमरेशन लेवल पे होगी तो पॉलिटी भी एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको हम, जहाँ पे किंगशिप या फिर डेस्पोटिज्म नाम की जो कंसेप्ट है वो वाली कंसेप्ट यहाँ पे इवॉल्व होंगी। ओके, अगर सोसाइटी या फिर कल्चर थोड़ा सा एलोबरेटेड रहेगा या फिर बड़ा रहेगा तो वहाँ पे डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक्स नाम की चीज़ें भी इवॉल्व हो सकती है। ओके, तो सोसाइटी पे बेस है पॉलिटी एंड अल्टीमेटली जो भी पॉलिटी होती है उनके जो डिसीजंस है उनका जो एक्शन है वो सब अल्टीमेटली रिजल्ट होता है इनटू द हिस्ट्री।
तो ये एक कंसिक्वेंस है जो आपको एक ब्रॉड सेंस के लिए स्पेशली फॉर द हिस्ट्री सब्जेक्ट वो याद रखना है। सबसे पहले आता है ज्योग्राफी, उसके बाद आता है इकोनॉमी, देन उसके बाद आता है सोसाइटी एंड कल्चर, और देन पॉलिटी, और सबसे लास्ट में आता है हिस्ट्री। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है हमने कल देखा था, एक्चुअल में जो वैदिक पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 1500 BC में। कब स्टार्ट हुआ था वो? 1500 BC। अब इसमें हमने कल देखा था देयर वर 2 डिविजन्स, एक अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा आता है लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम लाइन है वो है 1500 BC टू 1000 BC, और उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड है फ्रॉम द 1000 BC टू अराउंड 500 BC। ओके, तो ये जो है दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो आज हमें देखना है बोथ, ये वैदिक पीरियड भी देखना है और लेटर वैदिक पीरियड भी देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ द आर्यंस। तो ऐसा कहा जाता है कि 6000 BC में कुछ एविडेंस मिले ऑफ द हॉर्स डोमेस्टिकेशन वेयर एट द लोकेशन ऑफ द ब्लैक सी एंड उरल माउंटेन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाले रीजन में जो है वो एविडेंस मिले हॉर्स डोमेस्टिकेशन के इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ड्यूरिंग 6000 BC, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद सेकंड एविडेंस हमें क्या मिलता है वैदिक आर्यंस का? तो देयर आर मल्टीपल टेक्स्ट्स। सबसे पहला टेक्स्ट सबको पता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यन जो वर्ड है ये वर्ड 36 टाइम्स आया गया है। तो इसी से पता चलता है कि आर्य जो थे इट वाज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी एट दैट टाइम। उसी के सिमिलर वर्ड यानी कि आर्य जो है उसी से सिमिलर वर्ड जो है एक बुक है ईरान की जिसका नाम है अवेस्था। अवेस्था में भी सिमिलर वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अवेस्था बुक जो है ये लिखी गई है 2200 BC में। उसके बाद हिताते नाम की एक कम्युनिटी थी ऑन एनातोलिया प्लेटू, और ये एनातोलिया प्लेटू यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे टर्की जो है, एक मिनट, हाँ ये वाला जो रीजन है यहाँ पे एक प्लेटू है जिसका नाम है एनातोलिया प्लेटू। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी इवॉल्व हुई थी जो कि काइंड ऑफ वॉरियर्स थे, जैसे इंडिया में आर्यंस थे सिमिलर काइंड ऑफ वो वॉरियर थे जिनका नाम था हितत्ते। तो उनका इवोल्यूशन और उनके टेक्स्ट में भी हमें ऋग्वेदा में जो वर्ड्स आए उससे सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, और वो रिटर्न कब हुए थे 7th to 10th सेंचुरी BC में। ओके, उसके बाद आते हैं मितानी। सेम मितानी जो थे हिताते जैसी एक कम्युनिटी थी, वॉरियर काइंड ऑफ कम्युनिटी, जो कि आज का सीरिया जो है मॉडर्न सीरिया वो वाला रीजन वहाँ पे एग्जिस्टेड थी ड्यूरिंग द 1600 BC पीरियड, यानी कि ये वाला रीजन। ये वाला, तो ये वाले रीजन में पूरे मितानी नाम की जो कम्युनिटी थी वो एग्जिस्टेड थी उस टाइम पे। देन जब आर्यंस इंडिया में आए तो ऐसा कहा जाता है कि वो सप्त सिंधु रीजन में सेटल हुए। सप्त सिंधु यानी कि सिंधु रिवर के 7 अदर ट्रिब्यूटरीज। ओके, सप्त सिंधु 7 रिवर्स है जो लोकेशन सेम हड़प्पा की भी थी, सप्त सिंधु रीजन में वो सेटल हुए थे। अब ये हमें पता कैसे चलता है, ऋग्वेदा में विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र नाम का एक प्रीस्ट था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो विश्वामित्रा इज डायलॉगिंग विद द बियास एंड रावी। तो ऐसा कहा जाता है कि बियास और रावी जो रिवर्स है उनको पर्सोनिफाई किया गया था, यानी कि वो बातें कर सकते हैं, ह्यूमन के जैसे बिहेव कर सकते हैं। तो उनका पर्सोनिफिकेशन करके विश्वामित्रा के रावी एंड बियास ये दोनों रिवर्स के साथ डायलॉग्स है। तो उन डायलॉग्स का इन्फरेंस ये निकलता है कि जो आर्यन कम्युनिटी आई थी वो सेटल हुए थे इन द सप्त सिंधु रीजन। ओके, उसके बाद एक और रिवर है सबसे इंपॉर्टेंट आर्यन टेक्स्ट्स में, वो है सरस्वती रिवर। इसी को बोलते हैं घाघरा रिवर। तो ये रिवर जो है दिस इज कॉल्ड एज नदी तराना। ये आगे हम देखेंगे वर्ड, इसका एक्सप्लेनेशन आगे आया है। ओके, तो सरस्वती रिवर, इसी का दूसरा नाम है घग्गर रिवर। एक कमिटी बैठी थी इन आई थिंक 2017 में,
जिसका नाम था केएस वाल्दिया। केएस वाल्दिया कमेटी नाम की एक कमेटी बैठी थी, जिनको काम दिया था कि जो ड्राइड रिवर बेड है सरस्वती रिवर का, जो सरस्वती रिवर है, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो रिवर बेड है वो ड्राई हो चुका है, तो वो ड्राई रिवर बेड जो था वो ढूंढने का काम इनको दिया था, ये कमेटी को। केएस वाल्दिया नाम की कमेटी है। ओके, तो इन्होंने फ्रॉम द पंजाब टू राजस्थान ये जो ड्राइड रिवर बेड जो है वो ढूंढ के निकाला है। ओके, देन और बाकी चीज़ें जो एविडेंस देती है कि आर्यंस वर एग्जिस्टेड, उसका है ताजिकिस्तान में देयर आर द एविडेंस ऑफ द हॉर्स सैक्रिफाइस। हॉर्स सैक्रिफाइस मीन्स जो हॉर्सेस होते थे उनको बलि दिया जाता था, बलि यानी कि उनको मारा जाता था ड्यूरिंग द सैक्रिफाइस या फिर यज्ञास। ओके, तो हॉर्स सैक्रिफाइसेस जो थे उसके एविडेंस मिले ताजिकिस्तान वाले रीजन में, यानी कि मैप में देखेंगे हम तो ये वाला रीजन। ओके, देन जब आर्यंस जो थे एज अ कम्युनिटी या फिर एज अ क्लैन वो जब आए थे तो उनके पास कुछ टूल्स थे। उनमें सबसे पहला टूल है सॉकेटेड एक्सिस, देन ब्रॉन्ज डिक एंड सॉर्ड, कोट ऑफ मेल, उसी को कहा जाता है वर्मन। ओके, यहाँ पे एक चीज याद रखो, इनके पास आयरन नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रॉन्ज नॉट आयरन, आयरन का जो इन्वेंशन है वो बाद में हुआ था। इनके पास भी ब्रॉन्ज था, और हमने पहले जो देखा हड़प्पन कल्चर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे भी ब्रॉन्ज ही था। ओके, देन तो इनके माइग्रेशन के बारे में दो चीजें कही गई है। सबसे पहला, माइग्रेशन जो था आर्यंस का, इट वाज इन सेवरल वेव्स, और वेव्स में उसके बाद जो सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्टेड हुई उसमें दो कंपोनेंट आए, एक थे दासास, दूसरे थे दासुयूज। अब देखते हैं ये चीज है क्या। जब यहाँ पे आप देख सकते हो जो सप्त सिंधु रीजन है जहाँ पे आर्यंस आए थे और वहां पे आके सेटल हुए थे, वो वाला रीजन। ओके, तो जनरली जब आर्यंस इंडिया में आए तो वो वेव्स में आए, ऐसा कहा गया। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते दिस वाज द फर्स्ट वेव, देन दिस वाज द सेकंड वेव एंड दिस वाज द थर्ड वेव। कंसीडर करते 3 वेव्स थे। तो जो आर्यंस पहले यहाँ पे आए थे, इनसे पहले इंडिया में कुछ लोकल पीपल्स रहते थे यहाँ पे। तो जो आर्यंस की वेव्स पहले आई थी ये वाली, तो वो जब इंडिया में आके सेटल हुए थे तो उन्होंने जो यहाँ पे नेटिव लोग थे उनको कहा गया दासियूज। ओके, यहाँ पे ये जो वर्ड है देखो, ये जो वर्ड है दासियू, तो जो इंडिया में नेटिव पीपल रहते थे उस टाइम पे, उनको बाहर से आए हुए जो आर्यंस थे उन्होंने इनिशियली जो नाम दिया था वो था दासियू। पर उसके बाद हुआ क्या, ये एक वेव तो आ गई, उसके बाद ये वाली भी वेव आ गई, उसके बाद ये वाली भी वेव आ गई। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो लैटर वेव आई थी उन्होंने जो अर्ली वेव आई थी आर्यंस की उनको सबड्यू कर दिया, यानी कि जीत लिया, इन शॉर्ट बोलना चाहे तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो अर्ली वेव वाले आर्यंस थे इनको अपना सर्वेंट बना दिया, और वो सर्वेंट बनाने की वजह से जो अर्ली वेव्स में आर्यंस आए थे उनको कहा गया दासाज। ओके, तो दासाज मतलब आर्यंस ही थे पर वो अर्ली वेव्स में आए थे। पर दासुई मतलब कौन थे, वो लोकल पीपल्स थे यहाँ के, जो आर्यंस के आने से पहले यहाँ पे रहते थे। ओके, तो दासुयू जो थे, अभी ऑब्वियसली बात है जो बाहर से आएंगे उनको नेटिव जो है वो हमेशा अपोज करेंगे। तो दासुयू जो थे वो यहाँ पे नेटिव थे, तो वो क्या करते थे, दासाज या फिर लेटर आर्यंस जो आए थे उनको हमेशा अपोज करते थे। तो उनको कहा जाता था त्रासा दासियू। त्रासा दासियू यानी कि ऐसे दासियू जो उनको परेशान करते हैं। ओके, तो ऐसे दासियू को अगर पनिश करना है तो उनको क्या करना चाहिए, दासियू हत्या, यानी कि ऐसे जो दासियूज है उनको मारना चाहिए, दासियू हत्या करनी चाहिए। तो उसकी वजह से वहां पे एक बड़ी टर्म आई थी जिसको कहा जाता था दासियू हत्या। और ये दासियू हत्या जो थी वो वेरी प्रोमिनेंट थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल वेव्स, यहाँ पे ऋग्वेदिक रीजन है जहाँ पे वो आके रुके थे। उसके बाद दासियू एंड दासाज, इन दोनों का भी हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद यहाँ पे
जो पाथ है उनका सेंट्रल एशिया टू इंडिया, ऐसा बताया जाता है कि वो इंडिया में आया था। ओके, उसके बाद हमने हॉर्सेस, उनके सेक्रीफाइस, उनके एविडेंस, हिताते मितानी, ये सब ये मैप में दिखा है। उसके बाद अभी देखते हैं अबाउट द मटेरियल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। उस टाइम पे वुमेन्स को जो था वो अराउंड इक्वल स्टेटस दिया जाता था। जनरली आज भी जो ट्राइबल सोसाइटीज है वहाँ पे वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो उस टाइम पे वुमेन्स वर अलाउड टू मेक याम्स। तो ऐसे कौन से वुमेन पोइट्स थे? आपला, देन विश्वारा, देन घासा एंड लोपामुद्रा। दीज वर द वुमेन पोइट्स जिनके याम्स जो है वो ऋग्वेदा में ऐड किए गए। ओके, तो ये नाम याद रखो, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन आर्यन वर्ड ऋग्वेदा में 36 टाइम्स आया है। इट मीन्स, इट शोज द कल्चरल कम्युनिटी। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो नाजी लोग थे जर्मनी के, उन्होंने क्या किया था, एक रेशियल कंसेप्ट निकाली थी और आर्यन को एक रेस बोला था। पर यहाँ पे ओरिजिनली अगर ऋग्वेदा में देखेंगे हम, तो ऋग्वेदा में आर्यंस को एज अ कल्चरल कम्युनिटी बताया गया है। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों का। उसके बाद जो ऋग्वेदा है, इट इज़ अ सिंगल वन बिग बुक, तो उसके अलग अलग पार्ट्स है। तो बुक में 2 to 7 ये जो पार्ट्स है, दीज आर द ओल्डेस्ट पार्ट्स। ओके, उसके बाद 1st and 4th जो है पार्ट, उसका न्यूएस्ट पार्ट है ऋग्वेदा का। और जो लास्ट वाला पार्ट है ऋग्वेदा का, इट इज़ अ 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में एक टेक्स्ट है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। तो ऐसा कहा जाता है कि पुरुष सूक्त जो है, इट इज़ अ बेस फॉर द राइज ऑफ द 4 वर्णा, दैट इज वर्णाश्रम धर्म या फिर वर्णा सिस्टम इन द इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष सूक्त जो कि 10th पार्ट में या फिर 10th बुक में है ऑफ द ऋग्वेदा। ओके, देन हॉर्सेस यूज्ड फॉर डेली पर्पज एज वेल एज फॉर सैक्रिफाइस। अब ये जो थे ये वॉरियर्स थे या फिर कंटिन्यूसली वॉरलाइक कंडीशन में रहते, तो ऑब्वियसली हॉर्सेस जो थे वो डेली पर्पज के लिए इनको यूज करना कंपलसरी था। पर उसी के साथ वो सैक्रिफाइस, जो हमने अभी एविडेंस में देखा था कि ताजिकिस्तान में हॉर्स सैक्रिफाइस के एविडेंस मिले, यानी कि उनको मारा जाता था। अब अगर कोई हॉर्स यंग है तो ऑब्वियसली उसको कोई नहीं मारेगा। ऐसे हॉर्स जो ओल्ड हो चुके हैं उन्हीं को मारा जाता होगा। तो हॉर्स सैक्रिफाइस जो है, इसमें मेनली ओल्ड हॉर्सेस का सैक्रिफाइस किया जाता था ड्यूरिंग द यज्ञास। ओके, सरस्वती विच इज कॉल्ड एज नदी तराना। नदी तराना इट मीन्स द बेस्ट रिवर, याद रखो, नदी तराना मीन्स द बेस्ट रिवर। ऑब्वियसली अगर कोई भी रिवर उस टाइम के ह्यूमन सोसाइटी की नीड्स को अगर फुलफिल कर रही है तो उसको बेस्ट रिवर ही कहा जाएगा। तो उस टाइम पे सरस्वती रिवर जो थी वो शायद से आर्यंस की हर नीड को फुलफिल करती होगी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नदी तराना। देन ऋग्वेदा मेंशन अदर रिवर्स लाइक कुबा जो कि आज के अफगानिस्तान में, उसी के साथ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जो कि सप्त सिंधु कहा जाता है उनको, 7 रिवर्स। देन आर्यंस माइग्रेटेड इन सेवरल वेव्स, जो कि हमने अभी देखा था यहाँ पे, आर्यंस जो थे वो सेवरल वेव्स में आए थे। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ दासास एंड दासीयूज का। ओके, उसके बाद जब आर्यंस जो थे एज ए ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में आए थे या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो उनको 2 फ्रंट पे वॉर लड़ना पड़ा था। तो 2 काइंड ऑफ वॉर या फिर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन सी थी? इंटरनल, यानी कि उन्हीं के बीच में, यानी कि आर्यंस के बीच में, जो हमने कहा था कि आर्यंस के वेव आए थे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। तो जो थर्ड वेव आई थी उनको फर्स्ट वेव के साथ भी लड़ना पड़ता था, यानी कि ऑब्वियसली इंटरनल भी वॉर करना पड़ता था, उसी के साथ एक्सटर्नल वॉर भी करना पड़ता था, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ नेटिव पीपल्स थे। तो ये जो थर्ड वेव है उनको इनके साथ तो लड़ना ही पड़ता, यानी कि आर्यंस के साथ लड़ना ही पड़ता था, उसी के साथ ये जो यहाँ पे नेटिव लोग रहते थे इनके साथ भी लड़ना पड़ता था। सो देयर वर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इनके पास इतना वॉर हो चुका था कि इन्होंने एक स्पेशल गॉड डेडिकेट किया था जिसको कहा गया इंद्र। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ वॉर एट दैट टाइम, और उसी का बाद में नाम दिया गया उसको या फिर टाइटल दिया गया उसको पुरंदर। पुरंदर यानी द पर्सन हु डिस्ट्रॉयज द वॉल्स और द फोर्ट्स, उसको कहा जाता है पुरंदर। ओके, तो इंद्रा वॉज द वॉर गॉड हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पुरंदर। उसके बाद देयर इज मेंशनिंग ऑफ अ बैटल
जिसका नाम है 10 किंग्स बैटल, जिसमें 10 किंग, 10 में 5 जो किंग थे वो आर्यंस थे और रिमेनिंग 5 जो थे उनमें नेटिव किंग्स भी थे और आर्यंस भी थे। दोनों का एक वॉर हुआ था जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके, तो ये बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लैन थी या फिर ट्राइब भी इनको बोल सकते हैं वो था बहरता क्लैन, जिससे इंडिया को भारत कहा जाता है। ओके, तो बहरता क्लैन का एक और ग्लोरियस पर्सन था जिसका नाम है दिवोदास। दिवोदासा ने क्या किया था, एक सांबार नाम का आर्य था जो कि अर्ली वेव में आया था, तो उसको डिफीट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है दासा। ओके, और जो हमने अर्लियर स्लाइड में देखा था, कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट वाला, तो यहाँ पे हमने देखा था कि दासा किनको कहा जाता था, ऐसे आर्यंस जो अर्ली वेव्स में इंडिया में आए थे। ओके, तो सेम यहाँ पे दिवोदास, यानी कि ये जो बहरता क्लैन थी ऑब्वियसली ये अर्ली स्टेज में ही इंडिया में आई होगी क्योंकि इसमें दासा लिखा गया है। ओके, तो ये बंदे ने और एक आर्यन बंदा था जिसका नाम था सांबारा, उसको डिफीट किया था। और उसके बाद ये जो बहरता क्लैन थी ये फिर से बैटल ऑफ 10 किंग्स जो थी उसमें भी पार्टिसिपेट हुई थी। तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन से रिवर के बैंक में हुई थी, वो थी रावी रिवर। उसी का संस्कृत या फिर ऋग्वेदिक नेम है पुरुषिनी, याद रखो, मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आ सकता है। तो पुरुषिनी इट इज़ अ अल्टरनेट नेम फॉर रावी रिवर। तो इसमें हुआ क्या, भरतास जो थे उनका विक्ट्री हुआ था यहाँ पे, पर और एक क्लैन थी जो इनके अपोज में लड़ी थी जिसका नाम था पुरु, उनका डिफीट हुआ था। पर हुआ क्या, बाय द टाइम भरताज एंड पुरुज ये दोनों मिक्स हो गए और इनका जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस हुआ इट वाज द राइज ऑफ न्यू क्लैन जिसका नाम था कुरु। जो महाभारत है, महाभारत में जो कौरव एंड पांडवाज है वो दोनों भी इसी क्लैन से आते हैं, कुरुज। ओके, और इन्होंने बाद में पांचाल तक अपना एरिया एक्सपेंड किया था। उसके बाद ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में क्यों इतना क्या बोल सकते हैं हम, प्रिफरेंस दिया जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर यूजिंग गुड वेपन्स एट दैट पीरियड। ओके, उसके बाद इनके पास था चैरियट विथ स्पोक व्हील। चैरियट पता है आपको, यहाँ पे ये देखो, ये जो है दिस इज द चैरियट, ऊपर वाला ये, दिस इज द चैरियट, ये ऐसे चैरियट्स थे इनके पास। और उसके साथ स्पोक व्हील भी थे। फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करो, ये एक व्हील है, तो उसके ऊपर जो थे ये ऐसे काइंड ऑफ पैटर्न लगाए जाते थे। ओके, व्हील के ऊपर ये काइंड ऑफ पैटर्न लगाए जाते थे, स्पोक व्हील कहा जाता था इनको। तो ये भी यूज किए जाते थे बाय द आर्यंस। उसके बाद मटेरियल लाइफ देखते हैं। मटेरियल लाइफ में इन्होंने प्लग शेयर को मेंशन किया है इन द ऋग्वेदा। अब ये भी हो सकता है कि इससे पहले हमने देखा था हड़प्पन जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, तो उनको प्लग शेयर का यूज़ पता था, तो इन्होंने भी मे बी ऐसा हो सकता है कि हड़प्पन से या फिर इंडस वैली के पीपल्स से ये प्लग शेयर को अडॉप्ट किया होगा। ओके, तो इसका मेंशनिंग है ऋग्वेदा में। बट एग्रीकल्चर वाज मेनली यूज्ड एज अ फूडर। ओके, फूडर यानी कि चारा जो उस टाइम के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को दिया जाता था, वो अपने फूड सिक्योरिटी के लिए उस टाइम पे एग्री को यूज़ नहीं करते थे, वो फूडर के लिए यूज़ करते थे, याद रखो ये चीज़। ओके, और उसी के साथ इसका मतलब ये भी है कि वो मेनली नॉन वेजिटेरियन थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे। ओके, उसके बाद देयर वाज अ वन टर्म जिसका नाम है वॉर टर्म, और इट इज़ कॉल्ड एज गाविष्ठी। इट मीन्स फाइंडिंग ऑफ द काउ। अब होता क्या था उस टाइम पे, जो काउ थी इट वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, तो जिसके पास जितने काउज उतना वो ज़्यादा रिच। तो जिसके पास ज़्यादा रिचनेस है ऑब्वियसली जिसके पास कम पैसा है वो क्या करेगा, उन काउज को चुरा के लेके जाएगा। तो जो भी चुरा के लेके जाता था, तो ऑब्वियसली जिसके पास रिच प्रॉपर्टी है वो बाद में जो चोरी हुआ अपना असेट है वो ढूंढने को आएगा और उसके साथ वॉर करेगा। तो ये जो वॉर होता था इस वॉर को कहा गया गाविष्ठी, यानी कि काऊ को फाइंड करना। उसी के साथ जो काऊ है वो स्लोली अपने असेट के साथ देखी जाने लगी, तो उसी से एक वर्ड तैयार हुआ जिसका नाम है GAU, गऊ। तो ये गऊ जो थे इसके आसपास बहुत सारे नए वर्ड इवॉल्व होना चालू हो गया था ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हो गाविष्ठी, उसके बाद और है ग्रामीणी, गाविष्ठी, गामिनी। ये जो गा या फिर गऊ ये जो वर्ड है ये पूरे
काउ से रिलेटेड है और ये सारे के सारे एक क्लब में वेल्थ से रिलेटेड है। जिसके पास ज़्यादा वेल्थ उसके पास उतनी ज़्यादा काउज। उसके बाद उस टाइम पे जो प्रीस्ट थे उनका भी एक स्पेसिफिक रोल रहता था। तो अगर प्रीस्ट कोई भी काम करेगा तो उसको एज ए गिफ्ट दो चीज़ें दी जाती थी, सबसे पहले काउ और दूसरा वुमन स्लेव्स। ये वुमन स्लेव्स जो होते थे वो मेनली डोमेस्टिक वर्क में काम करते थे, यानी कि घर काम करते थे उस टाइम का। वुमन स्लेव्स एंड काउज ये प्रीस्ट्स को दिए जाते थे उस टाइम पे। उसके बाद देयर वर नो रेगुलर ट्रेड एविडेंस, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दे वर द ट्राइबल्स, और ट्राइबल जो थे वो मेनली प्रिमिटिव इकोनॉमी में रहते हैं। इनका मेन जो होता है वो होता है वॉर एंड बूटी, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं था। देन उस टाइम पे जो भी मेटल्स होते थे उनको कहा जाता था अयास। अयास का मतलब है मेटल। तो अर्ली वैदिक पीरियड में मेनली दो मेटल हमें देखने को मिलते हैं, एक है ब्रॉन्ज, दूसरा है कॉपर। ओके, टीन भी था पर वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था। वो जो प्रोमिनेंस था टीन का वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा था। ओके, टीन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा प्रोमिनेंस था। उसके बाद अराइवल ऑफ वर्ड समुद्रा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि आर्यंस ने कभी भी ओरिजिनल सी या फिर ओशन ये चीज़ नहीं देखी थी। तो जो भी लार्जेस्ट वाटर बॉडी रहेगी, जस्ट कलेक्शन ऑफ वाटर, लार्जेस्ट वाटर बॉडी, उसको समुद्र कहते थे। बाद में ये जो वर्ड है ये आज हम ओशंस के लिए भी यूज करते हैं। ओके, समुद्र जो था वो ओरिजिनली वर्ड था फॉर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। उसके बाद हमने देखा कि आर्यन सोसाइटी, स्पेशली अर्ली आर्यंस जो थे वो ट्राइबल थे। तो ऑब्वियसली जो ट्राइबल्स होते हैं वो अर्बन सिविलाइजेशन में नहीं रहते, वो हमेशा रूरल सेटलमेंट्स में रहते। तो जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे दे वर यूज टू लाइव इन रूरल सेटलमेंट्स विथ मड ब्रिक्स। इससे पहले हमें इंडस वैली में देखा था उनके पास बेक्ड या फिर बर्न ब्रिक्स थे, पर इनके पास मड ब्रिक्स थे। तो ये डिफरेंस है दोनों के सेटलमेंट्स में। उसके बाद एक साइट है जिसका नाम है भगवानपुरा। वहाँ पे पेंटेड ग्रे फेयर ये जो है ये काइंड ऑफ पोट्री मिली है, और ये पोट्री का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है फ्रॉम 1600 BC टू 1000 BC। अभी पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि ऐसे पॉट्स या फिर ऐसे वेयर्स जो ग्रे कलर में पेंट किए गए। ओके, पेंटेड ग्रे वेयर्स ये काइंड की एक पोटरी थी। ये पोटरी स्पेसिफिकली आर्यंस जो थे या फिर आर्यन क्लैंस थे उन्होंने इवॉल्व किया था। ओके, तो जहाँ जहाँ पे आर्यंस थे वहाँ पे हमेशा PGW नाम की जो पोटरी है वो मिलती है। उसके बाद देखते हैं इनका ट्राइबल पॉलिटी। ट्राइबल पॉलिटी में मेनली 3 असेंबलीज होती थी। सबसे पहला था सभा, दूसरा था विधत, तीसरा था समिति। सभा, अगर आपको महाभारत पता है थोड़ा, तो महाभारत में हमेशा एक सभा बुलाई जाती थी किसी भी वॉर से पहले। इवन इंद्र की जो मीटिंग्स होती थी उसको भी इंद्र सभा कहा जाता है। ओके, तो ऑब्वियसली ये तो यहाँ से पता चलता है कि सभा जो थे इसमें मेनली पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे। और ये पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे लिए जाते थे? बाय द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कंसेंसस यहाँ पे चाहिए था। ओके, पॉलिटिकल डिसीजन को। उसके बाद विधत। विधत में क्या होता था? वुमेन्स को अलाउ किया गया था कि दे कैन बी पार्टिसिपेटेड इन द विधत। और विधत का काम क्या था? जो भी वॉर होता था और वॉर के बाद जो भी लूट की जाती थी तो वो लूट को पूरे के पूरे क्लैन में रीडिस्ट्रीब्यूट करना ये काम था विधत का। ओके, उसके बाद समिति। समिति डे टू डे अफेयर्स या फिर बाकी लेजिस्लेटिव काइंड ऑफ अफेयर्स को हैंडल करने के लिए वहाँ पे वर्क करती थी। उसके बाद राजन। राजन नाम का एक नया लीडरशिप पोस्ट इस टाइम पे इवॉल्व हुआ था। राजन के पास उस टाइम पे आर्मी नहीं होती थी। राजन को कहा जाता था प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब एंड कैटल। तो राजन को अगर कोई भी वॉर करना होता था तो उसको सभा बुलानी पड़ती थी, और सभा बुलाने के बाद वहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन लिया जाता था, और उसी के बाद राजन को जो वो क्लैन की आर्मी होती थी वो प्रोवाइड की जाती थी, और अंडर द लीडरशिप ऑफ राजन वो वॉर किया जाता था। ओके, देन राजन वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित एंड सेनापति। अब ये 2 डिविजन है। पुरोहित क्या करेगा? पुरोहित स्पिरिचुअल लेवल पे जो भी वर्क होगा फॉर द विक्ट्री ऑफ द राजन वो करेगा, और सेनापति क्या करेगा? बैटल फॉर्मेशंस, बैटल स्ट्रेटेजीज वगैरह वो चीज़ें करेगा। किसके लिए? राजन के विक्ट्री के लिए। ओके, तो राजन वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित एंड सेनापति। देन एट दैट टाइम देयर वॉज द
अटेम्प्ट टू इवॉल्व वन काइंड ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसका नाम था स्पाइस। ये उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्क करते थे और आर्मी में भी वर्क करते थे। अब स्पाई को अपॉइंट करने का रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न था जब आर्यंस इंडिया में आए, पहले 100-200 साल तक वो ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुए होंगे, पर उसके बाद क्या हुआ, उनका एक्सपांशन चालू हुआ टुवर्ड्स द गैंगेटिक प्लेन। और ऑब्वियसली उस टाइम पे इंडिया में कुछ नेटिव लोग रहते थे, तो वो भी आर्यंस में असिमिलेट होना चालू हो गए थे, या फिर आर्यन के जो सोसाइटी या फिर क्लान थी उसमें आना चालू हो गए थे। तो हुआ क्या होगा उस टाइम पे मे बी, तो ये जो असिमुलेशन होता होगा ये थोड़ा सा फ्रिक्शनल होता होगा, यानी कि ये जो होते थे ये और आर्यंस इन दोनों में हमेशा झगड़े होते होंगे। तो टू मेंटेन द सिक्योरिटी इन द कॉमन लाइफ या फिर कॉमन सोसाइटी, उस टाइम पे स्पाइस को अपॉइंट करने की एक नई ट्रेडिशन चालू हुई थी, सो दैट सोसाइटी की उस टाइम पे जो भी कंडीशन होगी वो डायरेक्टली राजन को पता चलेगी और वहाँ पे कोई ज़्यादा वायलेंस वगैरह नहीं होगा। उसके बाद राइज ऑफ द व्राजापति, जो मिडाइवल टाइम में जमींदार काइंड ऑफ एक सेक्शन इवॉल्व हुआ था इंडिया में, उसी टाइप का आर्यन के फेज में एक सेक्शन इवॉल्व हुआ था जिनका नाम था व्राजापति। व्राजापति मतलब द ओनर ऑफ लार्ज पास्चर लैंड, लार्ज पास्चर लैंड के ओनर। ओके, अब लार्ज पास्चर लैंड क्यों? क्योंकि उस टाइम पे काऊ जो थी, काऊ का इंपॉर्टेंस एज अ वेल्थ था, तो काऊ को क्या चाहिए, चरने के लिए लैंड चाहिए, पास्चर लैंड। तो जिसके पास ज़्यादा पास्चर लैंड वो ज़्यादा रिच। उसके बाद और एक कंसेप्ट इवॉल्व हुई थी कुलापा नाम की। कुलापा मीन्स द हेड ऑफ फैमिली। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी, उसी के साथ काउस थे, तो इन दोनों का हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो उसकी वजह से होता क्या था, फैमिली जो होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी, पर फैमिली में कोई कैओस ना हो उसके लिए फैमिली का जो ओल्डेस्ट पर्सन होता था उसके हाथ में पूरा कंट्रोल दिया जाता था, और उसी को कहा जाता था कुलापा। ही यूज्ड टू बी अ हेड ऑफ फैमिली। उसके बाद ग्रामीणी जो था, ही वॉज द हेड ऑफ ट्राइबल मिलिट्री यूनिट जिसका नाम था ग्रामा। ओके, ग्रामा। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जो ग्रामा था इसका हेड था ग्रामीणी, याद रखो ये चीज़, ग्रामा का हेड ग्रामीणी। तो ग्रामा जो था अर्लियर इट वॉज अ मिलिट्री यूनिट, मिलिट्री यूनिट था, पर जैसे जैसे आर्यन सेटल होते गए तो ग्रामास भी एक जगह पे सेटल होते गए, और उसकी वजह से जो ग्रामीणी था वो मिलिट्री हेड छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ था ड्यूरिंग द लैटर वैदिक पीरियड। पहले वो मिलिट्री हेड था, बाद में वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ था। ओके, उसके बाद वेल्थ जो थी इनके पास आती थी वॉर करके, जो भी लूट मिलती थी बूटी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करके। ओके, बिकॉज दे वर द ट्राइबल्स। उसके बाद एक काइंड ऑफ टैक्स का सिस्टम यहाँ पे इवॉल्व होता, पर वो कंपल्सरी टैक्स नहीं था जिसका नाम था बली। ओके, बली वॉज द वॉलंटरी टैक्स, ये कंपल्सरी टैक्स नहीं था, वॉलंटरी टैक्स था सिर्फ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फंक्शनिंग ग्रुप्स, उनके अलग अलग नाम से, क्या क्या है उसका नाम, पहला है व्रता, देन गना, देन ग्रामा, जो हमने अभी देखा था कि ग्रामीणी, ग्रामा, ये वाला। तो ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फंक्शनिंग ग्रुप्स होते थे और ये कंटिन्यूसली वॉर मोड में होते थे उस टाइम पे। ओके, उसके बाद सोशल डिविजन्स। सोशल डिविजन्स में जो है हमने पहले देखा है दो वर्ड्स, दासाज यानी कि अर्ली आर्यंस, दासियु यानी कि यहाँ पे नेटिव्स। तो इन दोनों को लेटर फेज में शूद्राज में डाला गया था। वर्ना जो हमने देखा था कि जो पुरुष सुक्त नाम का जो टेक्स्ट था 10th पार्ट में ऑफ द ऋग्वेदा बुक, तो उससे वर्ण नाम की एक कंसेप्ट निकली थी। वर्ण का लिटरली मीनिंग है कलर। ओके, उसके बाद सिमिलर क्लास ऑफ वॉरियर प्रीस्ट पीपल इन ईरानियन सोसाइटी। ईरान की भी जो सोसाइटी थी जो आर्यंस के पैरेलली वहाँ पे इवॉल्व हो रही थी, वहाँ पे भी वॉरियर, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल, ये नाम के 3 सेक्शंस जैसे आर्यंस के टाइम पे थे वही इवॉल्व हुए थे। ओके, देन आर्यन जो सोसाइटी थी इट वाज अ पैट्रियार्कियल इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन यानी कि यहाँ पे एक बंदे का राज नहीं होता था, टिरैनी या फिर डेस्पोटिज्म नहीं होता था, यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन यानी कि सबके कंसेंसस के साथ डिसीजन लिए जाते, बट स्टिल इट वाज अ पैट्रियार्कियल इगैलिटेरियन। उसके बाद देयर वर नो वेज अर्नर्स, यहाँ पे वेजेस जो थे वो नहीं दिए जाते थे। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज अ सिस्टम ऑफ द स्लेवरी, यहाँ पे स्लेवरी होती थी, उसकी वजह से वेजेस नहीं दिए जाते थे। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ स्टार्टेड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे चालू हुआ? फॉर एग्जाम्पल अभी किंग है या फिर राजन बोला जाता था उसको, तो राजन क्या बोलता था, आई एम अ लीडर
और मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे ज़्यादा वेल्थ चाहिए। तो उसकी वजह से स्लोली क्या हुआ, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था पूरे क्लैन में वेल्थ का, वो स्लोली अनइक्वल होने लगा, और राजन को और प्रीस्ट को, इन दोनों को थोड़ी सी ज़्यादा वेल्थ जाने लगी, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि बाद में महाजन पदास वगैरह एक प्रॉपर मोनार्कियल स्टेट सिस्टम भी इवॉल्व होता है। ओके, उसके बाद ये जो ट्राइबल सोसाइटी थी, इट वाज अ पास्टोरल कम्युनिटी, सो देयर वाज द लिमिटेड ट्राइबल एक्सटेंशन। ये जो ट्राइब्स थे ये ज़्यादा किलोमीटर्स तक ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, इनको कंपल्सरीली अपने बेसिक कम्युनिटी या फिर बेसिक क्लैन के आसपास ही रहना पड़ता था। वाई? बिकॉज दे वर द पास्टोरल कम्युनिटीज। देन पीपल्स लॉयल्टी टूवर्ड जना, आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं उनकी लॉयल्टी होती है टूवर्ड द नेशन, उसी टाइम पे ये नेशनलिज्म नाम की कंसेप्ट नहीं थी, पर उसके टाइम पे जो फैमिली है या फिर कुल है या फिर जन है वो टाइप की कंसेप्ट थी। तो पीपल जो होते थे, कॉमन पीपल, वो जनाज, उनको हमेशा लॉयल रहते थे। जन यानी कि क्लैन या फिर अपना फैमिली। देन देयर वॉज अ राइज ऑफ विस विच वॉज द राइजिंग बेस फॉर द वैश्याज। ऐसा कहा जाता है कि जो वैश्य यानी कि द थर्ड वर्ण ऑफ द वर्णाश्रम या फिर वर्णा सिस्टम, पहला है ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य। तो वैश्याज का इवोल्यूशन जो हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि विस नाम के वर्ड से हुआ था। विस जो था वो जनरली यहाँ पे हमने देखा था कॉमन पीपल्स, ये जो कॉमन पीपल्स है इनको विस नाम से उस टाइम पे मेंशन किया जाता था, और उसी के साथ बाद में उसका इवोल्यूशन हुआ वैश्य नाम के एक स्पेशल वर्ण में जो थर्ड वर्ण है। ओके, उसके बाद प्रिमिटिव प्रैक्टिस ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन, उस टाइम पे मैरिज इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ था, याद रखो, और उसी के साथ उसमें प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस की जाती थी। अभी प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस मतलब क्या? पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल वाइव्स जो महाभारत में दिए गए हैं, उसी के साथ पॉलीएंड्री यानी कि मल्टीपल हस्बैंड्स जो महाभारत में भी दिया गया है, फॉर एग्जांपल उसका द्रौपदी। ओके, तो पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री ये दो चीज़ें प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस में आती है, जो कि मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंडर आर्यंस के टाइम पे प्रैक्टिस की जाती थी। पर उस टाइम पे देयर वर नो चाइल्ड मैरिजेस, ये इंपॉर्टेंट है। दो दे वर द प्रिमिटिव ट्राइबल, स्टिल देयर वर नो चाइल्ड मैरिजेस, बट ऑल्सो दे अलाउड विडो री मैरिएज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विडो री मैरिएज उस टाइम पे था। मिडेवल फेज में ये चीज़ नहीं थी, और मिडेवल फेज में ये चीज़ चालू हो गई थी, याद रखो, पर ड्यूरिंग द आर्यन फेज ये वहाँ पे नहीं था। उसके बाद देखते हैं रिलीजन ऑफ द पीपल्स, ऋग्वेदिक गॉड्स उनका। ओके, देन ऋग्वेदिक गॉड्स, तो यहाँ पे जो गॉड्स होते थे उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया था बाय द नेचर। नेचर में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया था और उनको गॉड्स में कन्वर्ट किया था। ऑब्वियसली दे वर द पास्टोरल कम्युनिटी और उनको लिमिटेड ट्रिब्यूट मिलता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूट या फिर वेल्थ मिलने के लिए वो हमेशा गॉड को मानते थे या फिर गॉड्स की पूजा करते थे। ओके, सबसे पहला गॉड है इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहा गया है। इसके बारे में ऋग्वेदा में 250 याम्स है। उसके बाद सेकंड गॉड है अग्नि, जिसको 200 याम्स दिए। उसके बाद है वरुणा, जिसको रित नाम की एक कंसेप्ट है। रित मीन्स जो कॉस्मिक ऑर्डर होती है, कॉस्मिक ऑर्डर को हैंडल करने वाला जो गॉड होता है उसको वरुणा कहा गया है, और उसी को कॉस्मिक ऑर्डर को कहा जाता है रित। ओके, उसके बाद सोमा नाम का गॉड था। ही वॉज अ गॉड ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे फिर मेडिसिनल प्लांट वगैरह सब आ गए, तो सोमा वॉज द गॉड ऑफ प्लांट। उसके बाद और एक गॉड था मरुतम, ही वॉज अ गॉड ऑफ स्टोम। ओके, देन फायर वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्यूरिफाइंग एलिमेंट। आप सबको पता है फायर क्या करती है, जो भी चीज़ इम्प्योर होती है उसको जला देती है, तो उस टाइम पे उसको एज ए प्यूरिफाइंग एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। देन दैट्स वाई द गॉड अग्नि वॉज ऑल्सो एट दैट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेल गॉड थे, देयर वर द फीमेल गॉड्स ऑल्सो, लाइक उषा एंड अदिति, दीज वर ऑल्सो फीमेल गॉड्स। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सिस्टम और काइंड ऑफ इक्वल सिस्टम भी उस टाइम पे इवॉल्व हुआ था ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को भी एक लेवल में रिस्पेक्ट दी जाती थी। ओके, उसके बाद पब्लिक प्रेयर्स रिचुअल्स वर इम्पॉर्टेंट मेनली फॉर सन, कैटल, वेल्थ एंड फूड। ओके, जो पब्लिक प्रेयर्स थे
जो आज के टाइम पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है लाइक कुंभ, ओके, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। क्यों? उसमें डिमांड की जाती थी सन की, उसके बाद कैटल यानी कि जिसका वेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन था, और फूड की। किसके लिए? फॉर द क्लैन, फॉर द क्लैन, ओके। तो इसके लिए यूज किया जाता था। उसके बाद ये फिर से एक मैप है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि देयर आर द वेरियस रूट्स थ्रू विच माइट आर्यंस हैव केम टू इंडिया। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे उनका एक्सपांशन हुआ था टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है यानी कि ये वाला, यहाँ पे यू कैन सी जो आर्यंस आए थे वो पहले ये रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। उसके बाद उनका एक्सपांशन हुआ है नॉर्थ इंडियन प्लेन में और साउथ इंडिया में, यानी कि साउथ ऑफ द विंध्याज, ओके। तो इसी टाइम पे देयर वाज द इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेटिव पीपल्स और बहुत सारे वैदिक जो अर्ली वैदिक पीपल्स भी थे वो एक दूसरे के साथ असिमुलेट हो रहे थे, तो उनको अलग अलग उनके कल्चर ट्रेडिशन टेक्स्ट को लिखना भी उस टाइम पे ज़रूरी था, ओके। तो उस टाइम पे देयर वाज द राइज ऑफ वेदाज। कौन से वेदाज? 3 वेदाज जो लेटर आए थे। सबसे पहला जो था वो था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड का ओनली वन टेक्स्ट है। उसके बाद ऋग्वेदा के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 3 रिमेनिंग वेदाज है इनका इवोल्यूशन हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। और ये चारों वेदाज है, इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखना है तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, रियासत। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ओके, रियासत। उसके बाद वेदांगाज, कल के लेक्चर में हमने देखा था व्हाट वर द वेदांगाज। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ था ब्राह्मणाज का। ब्राह्मणाज जो थे उनमें क्या कंटेंट है मेनली? इसमें रिलीजियस फार्मूलाज जो कि यज्ञास वगैरह उसके लिए यूज होता था। और उसके बाद मीनिंग ऑफ दैट फार्मूलाज, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट उपनिषदाज, एंड उपनिषदाज वर द बेस फॉर द राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स, ओके। उसमें फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीवकाज वगैरह आते। तो उनका इवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि उपनिषदाज में बहुत सारी न्यू आइडियाज उस टाइम पे इवॉल्व होना चालू हो गया था। इसी के टाइम पे यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में देयर वाज द राइज ऑफ न्यू अयास। अयास का मीनिंग हमने देखा था, इट इज अ मेटल, ओके। तो श्याम अयास और कृष्ण अयास नाम का एक नया मेटल यहाँ पे फाउंड हुआ था। श्याम और कृष्ण इट मीन्स ब्लैक, अयास मीन्स मेटल, और इसी का आज का नाम है आयन, ओके। श्याम अयास या फिर कृष्ण अयास। इसी के टाइम पे और पोटरी का एवोल्यूशन होता है जिसमें पेंटेड ग्रे वेयर नाम की जो पोटरी हमने जो देखा था पहले वो यहाँ पे और इवॉल्व हुई थी। उसी के साथ देयर वर द मड सेटलमेंट्स, हमने जो अर्लियर देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे वो विलेज सेटलमेंट्स में रहते थे, दे वर द विलेजर्स। और एक चीज़ है जो कहा जाता है कि महाभारत उसका जो मटेरियल व्यू है पूरा, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अराउंड 950 BC का है, ओके। उसके बाद कल्चर एंड इकोनॉमी, इसका इवोल्यूशन क्या हुआ था? ड्यू टू यूज ऑफ आयरन इट वाज द कॉमन ड्यूरिंग द 800 BC। एक्चुअल ये जो ब्लैक मेटल था इसका फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेंशन हुआ था 1000 BC में, ओके। और बाय 800 BC यानी कि 200 साल बाद ये प्रॉपरली इवॉल्व हुआ था। उसी के साथ जो हमारी इपिक है उसमें बलराम नाम का एक कैरेक्टर है, ही इज़ ए ब्रदर ऑफ कृष्णा, तो उसको हलादर कहा गया। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर था उसको फोकस देना यहाँ पे चालू हुआ था। यहाँ पे प्लक्ष्यर भी मेंशन है, कहाँ पे? शतप्रथ ब्राह्मणा, यहाँ पे हमने देखा है, देखो ऊपर ये ब्राह्मणाज, देर आर द मल्टीपल ब्राह्मणाज। तो वैसे ही एक शतपथ ब्राह्मण है जिसमें कि प्लक्ष्यर का भी मेंशनिंग हुआ है। उसी के साथ पैडी एंड राइस वाज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। अभी राइस का एक फॉर्म होता है जिसका नाम है व्रीहि, तो व्रीहि जो है ये मेनली यज्ञाज में यूज किया जाता है, व्रीहि, ओके। उसके बाद ड्यू टू मेटल्स द स्मिथ वर इम्पॉर्टेंट, जैसा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था वहाँ पे भी स्मिथ्स का इंपॉर्टेंस था। इन सिमिलर वे जो वैदिक पीपल थे उनके सोसाइटी में भी स्मिथ्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा था। उसके बाद एग्रीकल्चर प्लस क्राफ्ट, इसी के वजह से क्या हुआ? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी तैयार हुई। अभी जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे वो क्या करते थे? कंटिन्यू वॉर मोड में रहते थे और कंटिन्यू मूवमेंट में थे। पर जो लेटर वैदिक पीरियड में जो
आर्यंस थे वो सेटल हो गए और एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी इनकी तैयार हो गई। ओके, और इसी को कहा जाता है प्रोटो अर्बनाइजेशन और नगरा स्टार्टेड टू अपीयर इन द लैटर वैदिक पीरियड। ओके, उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में देयर वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन, पर यहाँ पे पार्टिसिपेशन वुमन का कैंसिल हो गया था ड्यूरिंग द लैटर वैदिक पीरियड इन द असेंबलीज। ओके, एंड डिक्लाइन इन असेंबली पावर, यहाँ पे असेंबली की जो पावर होती थी यानी कि सभा समिति विद्वत, उनकी पावर यहाँ पे डिक्लाइन होना चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि देयर वाज द अनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। तो उसकी वजह से हुआ क्या, जो राजन था इसके पास ज़्यादा वेल्थ हो गई, ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा वेल्थ उसके पास ज़्यादा पावर। ओके, उसके बाद देयर वाज द इंक्रीज इन ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ द चीफ्स, स्टिल इलेक्शन टुक प्लेस, यानी कि राजा को उस टाइम पे चुना जाता था। अगर महाभारत देखा है या फिर पढ़ा है तो उसमें भी राजा का चुनाव होता है। ओके, उसके बाद अदर पोस्ट बिकेम हेरिडेटरी। पहले क्या होता था, अदर पोस्ट के लिए भी चुनाव होता था, पर यहाँ पे अदर पोस्ट जो थे यानी कि पुरोहित सेनापति वो हेरिडेटरी हो गए थे। उसके बाद बलि टैक्स जो अर्लियर वॉलंटरी था यहाँ पे कंपलसरी हो गया था। ओके, कंपलसरी। और जो बलि टैक्स में जो भी टैक्स इनकम आता था उसको हैंडल करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट और एक बंदा रखा गया था जिसका नाम है संग्रहित्री। ओके, दिस वॉज द पर्सन हु यूज्ड टू मेंटेन द टैक्सेशन। देन किंग वॉज असिस्टेड बाय चीफ क्वीन ऑल्सो। पहले हमने देखा था किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित एंड सेनापति, यहाँ पे चीफ क्वीन भी आ गई। स्टिल देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी फॉर द किंग। किंग को अगर आर्मी चाहिए तो यहाँ पे भी सभा की परमिशन उसको चाहिए थी। उसके बाद देयर वॉज द राइज ऑफ रिचुअल्स। 3 रिचुअल्स थे, एक था राजसूय, दूसरा अश्वमेध, तीसरा वाजपेय। राजसूय में क्या होता था, किंग को सोवरिन पावर डिक्लेयर किया जाता था। अश्वमेध में क्या होता था, टेरिटोरियल एक्सटेंशन को क्लेम किया जाता, यानी कि घोड़ा जो होता था, जैसा रामायण में कहा गया है कि राम ने अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था, वो वाली चीज़ अश्वमेध में होती थी। और वाजपेय में रथों की या फिर चैरियट जो होते थे उनकी रेसिंग होती थी, और उसमें कंपल्सरीली किंग का जो चैरियट होता था वो किंग का चैरियट ही जीतता था। ओके, उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ राइज ऑफ नेम राष्ट्र। इससे पहले राष्ट्र नाम की चीज़ नहीं थी, पर यहाँ पे हुआ क्या, जो लोग थे वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी में एक जगह पे सेटल हुए थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो प्लेस है ये प्लेस उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई और एक आर्टिफिशियल बॉर्डर क्रिएट हो गई। तो वो आर्टिफिशियल बॉर्डर की वजह से देयर वाज द राइज ऑफ वर्ड राष्ट्र। ओके, उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखा विष से वैश्य तैयार हुआ था। उसके बाद देयर वाज द राइज ऑफ राजन्यास। राजन्यास नाम की एक और कम्युनिटी यहाँ पे राइज हुई। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वाले नोबेल्स, जो अलग अलग कोर्ट्स में, स्पेशली मुगल कोर्ट में जो नोबेल्स होते थे सरदार, उनके टाइप के यहाँ पे लोग तैयार हुए। इनको कहा जाता है राजन्यास। और इनका हमेशा झगड़ा होता था विद द प्रीस्ट। क्यों? दोनों को पावर चाहिए थी, बोथ वर द पावर हंग्री, तो इन दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट होती थी। ओके, देन देयर वाज द राइज इन रिजिडिटी ऑफ द वर्नाज। ये कहाँ पे दिखाया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का एक और ब्राह्मण है, उसमें रिजिडिटी ऑफ द वर्ना को दिखाया गया है। अब इससे पहले वर्ना जो थे वो रिजिड नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो विश्वामित्र नाम के गुरु थे, ही वॉज अर्लियर अ किंग, किंग कौशिक नाम था उनका, तो उन्होंने अपना वर्ना चेंज करके ही बिकेम द ब्राह्मण। ओके, तो ये फेज में क्या हुआ, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी थी अर्ली वैदिक पीरियड की वो रिजिड बन गई इन द वर्ना सिस्टम। देन देयर वाज द इंक्रीज इन प्राइवेट रिचुअल्स। प्राइवेट रिचुअल्स यहाँ पे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि इनके पास जो थी वो वेल्थ आने लगी। अर्लियर क्या होता था, वेल्थ जो थी वो कॉमन होती थी, सबको एक साथ रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो उसकी वजह से देयर वर द पब्लिक रिचुअल्स। पर यहाँ पे वेल्थ बढ़ गई, इसकी वजह से हुआ क्या, लोग प्राइवेट रिचुअल्स करने लगे। लाइक उपनयना। उपनयना जो था, इसी को इंग्लिश में सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं। तो ये अपर 3 वर्नास जो, ये 3 वर्नास के लिए था, शूद्रास के लिए नहीं था। ओके, उसके बाद देयर वाज द राइज ऑफ आश्रमास। 4 आश्रम है, कौन से? सबसे पहला है संन्यासाश्रम, उसके बाद ब्रह्मचार्य आश्रम है, उसके बाद दूसरा आश्रम है कौन सा, वानप्रस्थ, तीसरा संन्यास, चौथा गृहस्थ। तो ये 4 आश्रम है, और ये जो आश्रम की कंसेप्ट है ये इसी फेज में चालू हुई थी। देन देयर वाज द राइज इन गोत्रा सिस्टम। गोत्रा का लिटरली मीनिंग है काउ पेन, यानी कि उस टाइम पे काउ जो थे वो जिस हर्ड में बांधे जाते थे, वो हर्ड्स मेनली किसकी होती थी, जो उस टाइम पे प्रीस्ट या फिर गुरुज होते थे, लाइक विश्वामित्र, वशिष्ठ, उनके घरों में बांधी जाती थी। और उन हर्ड्स से या फिर उन गुरुज के नाम से जो नाम डिराइव हुए उनको कहा जाता है गोत्राज। ओके,
यहाँ पे गोत्रास भी इवॉल्व हुए थे। उसके बाद रिलीजन, हमने पहले देखा रिलीजन भी एक प्रिमिटिव काइंड ऑफ था, पर यहाँ पे रिलीजन बहुत सारे लेवल पे ब्रॉड होता चला गया। सबसे पहले अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे आता है राइज ऑफ प्राइवेट रिचुअल्स। इसकी वजह से देयर वाज द राइज ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से फिर हुआ क्या, देयर वाज अ चेंज इन मोड ऑफ वर्शिप एंड राइज ऑफ सिम्बॉलिज्म, यानी कि यहाँ पे पूजा रिचुअल्स जो थे वो करने के लिए जो सिम्बॉलिज्म लगता है उसमें राइज हो गया। अर्लियर क्या होता था, सब पब्लिकली करते थे, इसकी वजह से वहाँ पे सिम्बॉलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ पे सिम्बॉलिज्म चालू हो गया था। उसके बाद नए गॉड्स एंट्री होना चालू हो गए। सबसे पहले आया प्रजापति, ही वॉज अ क्रिएटर, ओके। उसके बाद आया रुद्रा, ही इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अ शिवा। याद रखो, ये जो रुद्र है ये आज के शिवा जो है या फिर महादेव है उससे डिफरेंट है। रुद्रा वॉज द गॉड ऑफ एनिमल। उसके बाद देयर वॉज द राइज ऑफ विष्णु, ही वॉज अ प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। उसके बाद पुशान ये नाम का एक गॉड आया, ही वॉज अर्लियर गॉड ऑफ एनिमल। पहले गॉड ऑफ एनिमल जो था वो पुशान था, बाद में हो गया रुद्रा, याद रखो। एंड इन लेटर वैदिक फेज पुशान जो था ही बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास। देन देयर वॉज अ न्यू कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज गोहाना, यानी कि किलिंग ऑफ द काउ इन रिचुअल। अब यहाँ पे भी कौन से काउज होते थे, ये मेनली ओल्ड एज वाले जो काउज होते थे इनका यहाँ पे सेक्रीफाइस होता था ड्यूरिंग द रिचुअल। जो यंग होते थे उनको यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं किया जाता क्योंकि वो इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ओके। उसके बाद देयर वाज अ राइज इन अथर्वन प्रीस्ट। अथर्व वेदा पता है, तो हुआ क्या, जो उस टाइम के नेटिव ट्राइबल पीपल्स थे वो अलग अलग कल्ट्स और अलग अलग गॉड्स को मानते थे। तो हुआ क्या, जब आर्यन एक्सपांड हो रहे थे तो इन नेटिव पीपल्स को भी आर्यंस को अपने साथ लेना पड़ा। तो उसकी वजह से उनके जो ट्रेडिशंस वगैरह ऋग्वेदिक कल्चर में आए तो उन सबको अथर्व वेदा में डाला गया और उसके लिए एक स्पेशल डिवीजन ही तैयार की गई प्रीस्ट की, जिसका नाम था अथर्वन प्रीस्ट, ओके, जो सिर्फ अथर्व वेदा या फिर वो काइंड ऑफ कल्ट से बिलोंग करते थे और वो काइंड ऑफ कल्ट से डील करते थे, ओके। उसके बाद देयर वाज द इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द दक्षिणा, जो हमने पहले देखा था गिफ्ट जो प्रीस्ट को दी जाती थी, यहाँ पे कैश भी देने लगे प्रीस्ट्स को, ओके। उसके बाद देन देयर वाज द कंपाइलेशन ऑफ द उपनिषदाज। उपनिषदाज जो थे उनका कंपाइलेशन भी ये फेज में चालू हो गया था। उसके बाद इन लैटर वैदिक पीरियड देयर वाज द रिएक्शन अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उपनिषदाज का कंपाइलेशन चालू हो गया था और कंपाइलेशन चालू होने की वजह से देयर वाज द राइज इन न्यू आइडियाज लाइक आत्मन, ब्रह्मन, वो वाली चीज़ें उपनिषदाज से इवॉल्व हुई थी और उसी से बेस या फिर उसी के आइडिया लेके फिर हेट्रोडॉक्स सेक्ट जो थे उस टाइम पे, यानी कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीवकाश जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट थे उनका राइज हुआ था, ओके। सो दिस वाज कंसिडर एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन। देन इकोनॉमिक लाइफ, इसमें क्या था, इन लेटर वैदिक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द आर्यन ग्रीव ग्रेटली। क्यों, क्योंकि वो एक जगह पे सेटल हो गए थे, उनकी इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस हो गई थी। अभी सेटल हो गए इसका मतलब उनके पास सारे रिसोर्सेस नहीं होंगे, कुछ रिसोर्स उनको इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे और कुछ रिसोर्स उनको देने भी पड़ेंगे, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी। उसके बाद द पीपल बिगन टू इंक्रीज, पीपल्स जो नंबर था पॉपुलेशन का वो इंक्रीज हो गया इन द नंबर ऑफ आर्यन सेटलमेंट्स। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई आर्यन सेटलमेंट इंक्रीज हुई। उसके बाद न्यू काइंड ऑफ वर्क, नए वर्क चालू हो गए एंड एफर्ट साइड बाय साइड, ओके। देन न्यू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वर डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड। इसमें न्यू मीन्स जो थे इसमें मेनली जो आता था वो एग्रीकल्चर आता था एंड एनिमल हस्बेंड्री आता था, ओके। एनिमल हस्बेंड्री, ये दो मेनली न्यू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में कंसिडर किए जाते थे उस टाइम पे। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, अभी हमने जो कहा था सब्सिस्टेंस इकोनॉमी की वजह से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी चालू हो गया था। विद द एक्सपांशन ऑफ द आर्यन सेटलमेंट एंड राइज इन बिगर किंगडम्स, रोड्स, communication network, there was the rise in trade and commerce, okay. Then as a result the volume of trade and commerce increased. It is known from the Atharva Veda that there were different type of the roads in those days, okay. यहाँ पे roads भी evolve होना चालू हो गया था। Then there were ordinary path for walking, wider road for bullock carts and better road for the swift running chariots, यानी कि फौज की मूवमेंट के लिए वगैरह स्विफ्ट रनिंग चीरियट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके लिए बेटर रोड्स थे। तो यहाँ पे मल्टीपल रोड सिस्टम है। देन द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट कैरीड देयर गुड टू डिस्टेंट प्लेसेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ओके। देन साइड बाय साइड ट्रैवल बाय बोट इन रिवर बिकेम द मोर कॉमन, मतलब रिवर सिस्टम में बोटिंग यानी कि इनलैंड बोटिंग वो भी इस टाइम पे चालू हुई थी। देन ट्रेड
relation between the distinct places of river bank developed rapidly. Both by land and water route, the merchant carried their economic activities. Then it was during the time Aryan traders ventured into the seas. मतलब फॉर फर्स्ट टाइम आर्यन ट्रेडर जो थे वो सी में एंटर होना चालू हुआ था फॉर द एक्सटर्नल ट्रेड. दिस वॉज द नोटेबल फीचर ऑफ द लेटर वेदिक एज. मतलब अर्ली वेदिक एज में जो हमने वर्ड देखा था जिसका मीनिंग था समुद्र यानी कि लार्ज वाटर बॉडी, तो वो एक्चुअल में कंसिस्टेंटली यूज़ किया गया इन द लेटर वेदिक फेज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जो आर्यन ट्रेडर्स थे वो सीज में एंटर कर रहे थे. ओके. उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री नाम की एक स्पेशल इंडस्ट्री भी इस टाइम पे इवॉल्व हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द लेटर वेदिक एज दैट आर्यंस इम्प्रूव द आर्ट ऑफ वेविंग टू अ रिमार्केबल एक्सटेंट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसमें भी हमें सेम चीज़ देखने को मिलती है कि उन्होंने भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किया था. ओके. उसके बाद देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉस्टली एंड अट्रैक्टिव ड्रेसेस एंड क्लॉथ्स वर मेड टू मीट न्यू सोशल डिमांड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा था, इकोनॉमी भी बढ़ रहा था, तो उनके लिए न्यू डिमांड क्रिएट होना चालू हो गया था. उसके बाद एज द पीपल बिकम रिचर देर वर द ग्रेटर डिमांड फॉर द गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी कि गोल्ड जो था वो यूज़ करना यहाँ से एक्सटेंसिव लेवल पे चालू हुआ था. सो गोल्ड स्मिथ्स ऑफ दैट टाइम वर मोर एडवांस इन देयर प्रोफेशन देन अर्लियर टाइम्स. अर्लियर टाइम्स में क्या था, मेनली ब्रॉन्ज जो था या फिर कॉपर जो था वो यूज़ होता था, और यहाँ पे गोल्ड भी यूज़ होना चालू हो गया था. देन दे मेड ऑर्नामेंट्स इन न्यू डिज़ाइंस एंड इन गुड मेनी नंबर. ओके. देन आर्ट ऑफ पोटरी वॉज डेवलप्ड. हमने जो देखा था पेंटेड ग्रे वेयर PGW, ये पोटरी भी यहाँ पे इवॉल्व हुई थी. देन द ब्लैक स्मिथ्स. क्यों? क्योंकि हमने देखा है श्याम और द कृष्ण अयास नाम का एक नया मेटल भी इस टाइम पे इवॉल्व हुआ था. तो ब्लैक स्मिथ जो थे टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ देयर वर्क टू मीट न्यू डिमांड. ये न्यू डिमांड क्या थी? ये न्यू डिमांड जो थी वो मेनली थी वॉर की, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक्सपांशन मोड में थे. जितने भी आर्यन क्लैंस थे, कम्युनिटीज़ थे, वो एक्सपांशन मोड में थे. वो वॉर जो था वो ऑब्वियस था, और वॉर के लिए उस टाइम पे जो श्यामयस, कृष्णयस या फिर आयरन वो यूज़ किया जाता था. उसके बाद ड्यूरिंग द लेटर वेदिक एज plenty of fertile land was available all over the Indo-Gangetic plain. Being very hardworking, the Aryan cultivator produced enough crop to meet need of the society. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी. पॉपुलेशन बढ़ी तो वो खाने वाले माउथ भी बढ़ेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ आयरन इन्होंने क्या किया, अच्छा कल्टिवेशन किया इन द इंडो-गैंगेटिक प्लेन. इवन ड्यूरिंग टूडेज पीरियड इंडो-गैंगेटिक प्लेन इज वन ऑफ द फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड. ओके. देन on the whole, later Vedic Aryan lived economically prosperous life than the early Vedic peoples. तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. आज हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड के पार्ट्स. ओके, थैंक यू.